हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, हमारे सुपर हिट नीट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल, और ये डीप डाइव ऑडियंस के नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली जो असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको सॉल्व करने में। पर उसके लिए ऑडियंस को हमारे साथ फोकस करना होगा। राइट, उन बिकॉज यानी कि क्योंकि और ड्यू टू यानी कि कारण वाले स्टेटमेंट्स पर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री को प्रिपेयर करते वक्त ओनली क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बिना क्वेश्चंस के बहुत कम फायदा होता है। एग्जैक्टली, बट उन क्वेश्चंस के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ना होने की वजह से फ्यूचर डॉक्टर्स हमेशा इनमें स्ट्रगल करते रहते हैं और इन्हें सॉल्व करने में भी काफी प्रॉब्लम होती है। सिर्फ फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलता। सही कहा आपने। तो चलिए हमारे साथ इस डीप डाइव में, जिसमें हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अनपैक करेंगे एक स्टोरी फॉर्मेट और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जिसकी मदद से फ्यूचर डॉक्टर्स मिनिमम टाइम में मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे। हाँ, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए दिमाग में फिल हो जाएं। तो ऑडियंस जल्दी से ओपन कीजिए अपनी एनसीईआरटी हमारे साथ। नाउ स्टार्ट हाइलाइटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलोंग विद कीवर्ड्स, वो भी मिनिमम टाइम में, जिससे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। और अगर फ्यूचर डॉक्टर्स के पास अभी बुक ओपन करने का टाइम भी नहीं है, तब भी स्टोरी फॉर्मेट में ओनली ऑडियो सुनकर रिवाइज किया जा सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं बेसिक फाउंडेशन से, राइट? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध, जिसका सिंबल कैपिटल आर है। इसे ओम में मेजर किया जाता है, जिसका सिंबल ओमेगा है। और अगर हम एसआई बेस यूनिट्स की बात करें, वेट, एसआई बेस यूनिट्स में इसका फॉर्मूला काफी लंबा है ना? हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर के बराबर है, यानी केजी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस क्यूब ए स्क्वायर। और इसे मेजर करने के लिए हम नॉर्मली व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। ओह अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर डायमेंशंस की बात करें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, है ना? है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के। तो फॉर्मूला बनता है R इक्वल्स रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रो है, उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी, जिसे हम पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते थे। हाँ, बट यहाँ एक क्रूशियल फैक्ट है। आईयूपैक रेकमेंड करता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टर्म के बजाय सिर्फ रेजिस्टिविटी यूज किया जाए। इसकी एसआई यूनिट्स ओम मीटर होती हैं। राइट, ओमेगा एम। पर वैसे लैब्स में तो हम ओम सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, काफी बार करते हैं ना। और उनका कन्वर्जन याद रखना फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। 1 ओम मीटर एग्जैक्टली 100 ओम सेंटीमीटर के बराबर होता है, या फिर रिवर्स में देखें तो 1 ओम सेंटीमीटर इक्वल्स 0.01 ओम मीटर। गॉट इट। तो आर का इनवर्स क्या होगा? मतलब अगर आर रेजिस्टेंस है तो उसका उल्टा। रेजिस्टेंस आर का इनवर्स कंडक्टेंस कहलाता है। इसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी G इक्वल्स 1/R विच इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय रो L, या फिर कैपा इंटू A/L। वेट, ये नया सिंबल कापा कहाँ से आया? अरे, जैसे रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस है, वैसे ही रेजिस्टिविटी का इनवर्स कंडक्टिविटी कहलाता है, जिसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते थे। उसी का सिंबल है ग्रीक लेटर कैपा। और आईयूपीएससी यहाँ भी कहता है कि सिर्फ कंडक्टिविटी टर्म यूज करें। अच्छा, तो आईयूपीएससी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों टर्म्स को अवॉइड करने बोलता है। गुड टू नो। और इस कापा की यूनिट क्या होगी? कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट सीमेंस पर मीटर है, एसएम इनवर्स। और बाय द वे, कंडक्टेंस जी की यूनिट सिर्फ सीमेंस है, जिसे एस लिखते हैं, या फिर मोह या ओम्स इनवर्स भी कहते थे। और कैपा के लिए कन्वर्जन याद रखना, 1 सीमेंस पर सेंटीमीटर इक्वल्स 100 सीमेंस पर मीटर। ओके, तो लेट्स लुक एट टेबल 2.2। इस टेबल में पूरा डेटा डंप दिया गया है मटेरियल्स का। फ्यूचर डॉक्टर्स, ये क्लासिफिकेशन ध्यान से सुनिए। कंडक्टर्स में सोडियम की कंडक्टिविटी देखो, 2.1 × 10⁻³ है। हाँ, और कॉपर उससे भी बेहतर है, 5.9 × 10⁻³ सिल्वर तो एब्सोल्यूट बेस्ट है, 6.2 × 10⁻³ गोल्ड की वैल्यू 4.5 × 10⁻³ है और आयरन की 1.0 × 10⁻³ ये सब मेटल्स हैं,
पर नॉन मेटल ग्रेफाइट भी तो कंडक्ट करता है ना? बिल्कुल। ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी 1.2 × 10 है। ये कंडक्टर्स की कैटेगरी में ही आता है। अब अगर इंसुलेटर्स देखें तो वैल्यूज बिल्कुल ड्रॉप हो जाती हैं। ग्लास की सिर्फ 1.0 × 10⁻⁻16 है। -16, वाह। और टेफ्लॉन तो और भी एक्सट्रीम है, 1.0 × 10⁻−18, कंप्लीटली इंसुलेटिंग। सही में। अब एक्विस सॉल्यूशंस पर आते हैं। प्योर वाटर जीरो नहीं होता। इसकी वैल्यू 3.5 × 10⁻⁻5 होती है। और जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं, जैसे 0.1 m HCl, तो वैल्यू डायरेक्टली 3.91 हो जाती है। 0.01 m KCl की 0.14 है। राइट। और 0.01 m NaCl की 0.12। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वैल्यूज कम होती हैं। 0.1 m एसिटिक एसिड यानी HAC की वैल्यू 0.047 है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन और कम करें, 0.01 m HAC, तो कंडक्टिविटी 0.016 हो जाती है। परफेक्ट। टेबल का लास्ट पार्ट सेमीकंडक्टर्स है। CuO यानी कॉपर ऑक्साइड की वैल्यू 1 × 10⁻⁻7 है, सिलिकॉन की 1.5 × 10⁻⁻2 और जर्मेनियम की 2। ये वैल्यूज बहुत क्लियरली दिखाती हैं डिफरेंस को। पर एक ऐसी चीज भी है जिसे सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, जिनकी रेजिस्टिविटी प्रैक्टिकली जीरो होती है। मतलब उनकी कंडक्टिविटी इन्फिनिट होती है। पहले सिर्फ मेटल्स और एलॉयज ही सुपर कंडक्टिविटी दिखाते थे, वो भी 0 to 15 केल्विन टेम्परेचर पर। बट आजकल तो सेरामिक मटेरियल्स और मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं जो 150 केल्विन तक सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। साइंस कितनी आगे बढ़ गई है। स्पीकिंग ऑफ अमेजिंग साइंस, मुझे 1977 की वो डिस्कवरी याद आ रही है, मैकडमाइड, हेगर और शिरकावा वाली कहानी। ओह यस, उस डिस्कवरी को तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था ईयर 2000 में। ऑडियंस, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने बेसिकली एसिटिलीन गैस को पॉलीमराइज करके पॉलीएसिटिलीन बनाया। और पॉलीएसिटिलीन वैसे तो नॉर्मल इंसुलेटिंग पॉलीमर है, लेकिन जब उन्होंने उसको आयोडाइन वेपर्स के कांटेक्ट में लाया तो उसमें मेटालिक लस्टर और कंडक्टिविटी आ गई। मतलब एक प्लास्टिक जैसी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगी। और उसके बाद तो ऑर्गेनिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स की लाइन लग गई, जैसे पॉलीएनिलीन, पॉलीपाइरोल और पॉलीथियोफीन। हाँ, और इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लाइट वेट हैं, तो इनसे लाइट वेट बैटरीज और फ्लेक्सिबल ट्रांजिस्टर्स बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। एब्सोल्युटली। अब इस फिजिकल नेचर ऑफ कंडक्टेंस को दो पार्ट्स में समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्सेस आयोनिक कंडक्टेंस। मेटल्स में जो करंट फ्लो होता है ना, उसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहते हैं। ये प्योरली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। राइट, और ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मेटल का नेचर और स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। यस, और यहीं पर असर्शन रीजनिंग का सवाल बनता है। टेम्परेचर बढ़ने पर मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, क्योंकि मेटल आयंस की इंटरनल वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ब्लॉक करती हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो वहां आयोनिक कंडक्टेंस होता है, जो मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण होता है, और इसके फैक्टर्स थोड़े अलग हैं। हाँ, लाइक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ आयंस और उनकी सॉल्वेशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और उसकी विस्कोसिटी, कॉन्सेंट्रेशन और ऑफ कोर्स टेम्परेचर। पर यहाँ टेम्परेचर का असर उल्टा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर आयोनिक कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, राइट? हाँ, क्योंकि आयंस को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है और विस्कोसिटी कम हो जाती है। एग्जैक्ट रीजन। और प्योर वाटर भी थोड़ा बहुत कंडक्ट करता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, लगभग 10⁻⁻7 मोलर की कॉन्सेंट्रेशन में। ओके, तो लेट्स टेक अ क्विक पॉज हियर। फर्स्ट क्विक रिकैप। रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल इनवर्स कंडक्टेंस है, रेजिस्टिविटी का इनवर्स कंडक्टिविटी या कपा है। IUPAC कहता है स्पेसिफिक टर्म्स यूज मत करो, और मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, जबकि सॉल्यूशंस में टेम्परेचर बढ़ने पर इंक्रीज होता है। परफेक्ट रिकैप। तो ऑडियंस जल्दी से कमेंट में बताएं, एक 1 वर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या कहलाता है? फटाफट कमेंट्स में टाइप कीजिए। और फ्यूचर डॉक्टर्स हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम नीट UG के होल सिलेबस की ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज बना सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशंस। अब हम सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से डायरेक्ट क्यों नहीं नाप सकते? इसके 2 मेन रीजंस हैं, और ये दोनों असर्शन रीजनिंग के लिए हाईली क्रिटिकल हैं।
पहला, अगर हम डायरेक्ट करंट यानी डीसी पास करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के कारण सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाता है। और दूसरा रीजन बहुत ही प्रैक्टिकल है। सोल्यूशन एक लिक्विड है, उसे मेटालिक वायर की तरह पकड़कर डायरेक्टली ब्रिज से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? डीसी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पावर सोर्स का यूज करते हैं। इसमें एक ऑसिलेटर लगाया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 550 से 5000 साइकिल्स पर सेकंड के बीच होती है। और लिक्विड वाली प्रॉब्लम? उसके लिए हम कंडक्टिविटी सेल बनाते हैं। ये बेसिकली एक स्पेशल ग्लास ट्यूब जैसा डिजाइन होता है जिसमें 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स पर फाइनली डिवाइडेड मेटालिक प्लैटिनम, जिसे प्लैटिनम ब्लैक कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोकेमिकली डिपॉजिट किया जाता है। और इन इलेक्ट्रोड्स का एरिया मान लीजिए A है और इनके बीच की डिस्टेंस L है। तो फॉर्मूला वापस वही आता है, R इक्वल्स रो इंटू L बाय A, जिसे हम L बाय कप्पा इंटू A लिख सकते हैं। यहां पर एक मस्त कॉन्सेप्ट आता है। L बाय A को हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। सही कहा। सेल कांस्टेंट को G स्टार से डिनोट करते हैं, तो G स्टार इक्वल्स L बाय A या फिर R इंटू कप्पा। लेकिन L और A को डायरेक्टली मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है ना? तो इसको निकालते कैसे हैं फिर? हम एक एक्यूरेटली नोन कंडक्टिविटी वाला स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज करते हैं, मोस्टली KCl। टेबल 2.3 में इसका पूरा डेटा दिया है 298.15 केल्विन पर। तो देखते हैं टेबल 2.3। अगर KCl की कॉन्सेंट्रेशन 1.000 m है तो उसकी कंडक्टिविटी कप्पा 11.13 सीमेंस पर मीटर होती है और मोलर कंडक्टिविटी 111.3 इंटू 10 टू द पावर -4 होती है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम करके 0.100 m कर दें तो कंडक्टिविटी गिरकर 1.29 सीमेंस पर मीटर हो जाती है। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू 129.0 इंटू 10 टू द पावर -4 आती है। और 0.010 m कॉन्सेंट्रेशन पर कापा की वैल्यू और ड्रॉप होती है 0.141 पर। मोलर कंडक्टिविटी 141.0 इंटू 10 टू द पावर -4 बनती है। यही एग्जैक्ट डेटा यूज करके हम पहले सेल कांस्टेंट G स्टार निकालते हैं। उसके बाद फिगर 2.5 वाला मेजरमेंट सेटअप यूज होता है। ये एक्चुअली एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है जिसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 है, अननोन सेल रेजिस्टेंस R2 है और 2 स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस R3 और R4 हैं। और साथ में एक ऑसिलेटर और एक डिटेक्टर P भी होता है। जब ब्रिज परफेक्टली बैलेंस्ड होता है तो नल पॉइंट मिलता है। तब फॉर्मूला लगता है R2 इक्वल्स R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाय R3। एक बार R मिल गया तो कंडक्टिविटी कापा इक्वल्स G स्टार डिवाइडेड बाय R। एग्जैक्टली। चलिए इस थ्योरी को एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल 2.4 देखते हैं। एक 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम्स है और इसकी कंडक्टिविटी 1.29 s पर मीटर है। ओके, तो सबसे पहले इसी से G स्टार निकालते हैं। G स्टार इक्वल्स R इंटू कापा यानी 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.29 जो कि फिजिकली आएगा 129 मीटर इनवर्स। अब एग्जाम्पल का दूसरा पार्ट। सेम सेल में 0.02 मोल पर लीटर KCl डाला जिसका रेजिस्टेंस 520 ओम्स आया। उसकी कंडक्टिविटी कापा क्या होगी? फॉर्मूला है कापा इक्वल्स G स्टार बाय R। तो 129 डिवाइडेड बाय 520, इसको सॉल्व करने पर आएगा 0.248 सीमेंस पर मीटर। मोलर कंडक्टिविटी भी पूछी है? हाँ, मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा m। उसका फॉर्मूला है कप्पा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन C। तो 0.248 को कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करना है, पर यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। 0.05 मोल पर लीटर को मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा जो कि 20 आएगा। राइट। तो 0.248 डिवाइडेड बाय 20 ये कैलकुलेट होके फाइनल आंसर देगा 124 इंटू 10 टू द पावर -4 sm स्क्वायर मोल इनवर्स। परफेक्ट कैलकुलेशन। अब एग्जाम्पल 2.5 करते हैं बिना नंबर्स छोड़े। एक 0.05 मोल पर लीटर NaOH सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन का एक कॉलम है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और लेंथ 50 सेंटीमीटर है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 5.55 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम्स है।
इसमें काफ़ी चीज़ें निकालनी हैं। सबसे पहले एरिया ए निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। डायमीटर 1 है तो रेडियस 0.5 हो गया। 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर, कैलकुलेट करने पर एरिया आता है 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेजिस्टिविटी रो निकालते हैं। रो इक्वल्स आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। रेजिस्टेंस है 5.55 इंटू 10 to the power 3, एरिया 0.785 और लेंथ 50। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके रेजिस्टिविटी आती है 87.135 ओम सेंटीमीटर। और इसका एग्जैक्टली इन्वर्स करके हम कंडक्टिविटी कैपा निकाल सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 87.135 जो निकल के आता है 0.01148 s पर सेंटीमीटर। जब यूनिट सेंटीमीटर में हो तो फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो 0.0114 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.05। और ये सॉल्व करके प्रॉपर्ली आएगा 229.6 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वाओ, दैट वाज क्वाइट अ कैलकुलेशन, है ना। अब चलते हैं पार्ट 4 पर, वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, जैसा हमने देखा, कप्पा बाय सी होता है। इसके कन्वर्जन फॉर्मूलाज में अक्सर फ्यूचर डॉक्टर्स कंफ्यूज होते हैं। अगर मीटर में चाहिए तो 1000 से डिवाइड करते हैं, और अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्मूला में। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द बिकॉज एंड ड्यू टू मास्टर क्लास। ऑडियंस ध्यान से सुनना। जब हम सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं, तो कंडक्टिविटी कापा और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम पर क्या असर होता है? कंडक्टिविटी कापा हमेशा डिक्रीज होती है, क्योंकि ये लीजिए बिकॉज वाला पार्ट, क्योंकि डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम गिरती है। बट लेट, अगर कापा डिक्रीज हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी को भी डिक्रीज होना चाहिए ना? यही तो कैच है। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम एक्चुअली इंक्रीज होती है डाइल्यूशन पर। इसका ड्यू टू ये है कि टोटल वॉल्यूम V, जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, वो डाइल्यूशन के साथ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो कापा के डिक्रीज को कंप्लीटली कॉम्पेंसेट कर देता है, क्योंकि लैम्डा एम इक्वल्स कापा इनटू वॉल्यूम V। माइंड ब्लोइंग। और जो कॉन्सेंट्रेशन 0 को अप्रोच करती है, मतलब इन्फिनिट डाइल्यूशन, तब इसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। सिंबॉलिकली इसको लैम्डा नॉट एम या लैम्डा इन्फिनिटी एम लिखते हैं। एग्जैक्टली। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो उनकी लैम्डा एम डाइल्यूशन के साथ धीरे धीरे इंक्रीज होती है। उसका फॉर्मूला है लैम्डा एम इक्वल्स लैम्डा नॉट एम माइनस ए इंटू सी टू द पावर 1/2। मतलब अगर हम लैम्डा एम और कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट यानी सी टू द पावर हाफ के बीच प्लॉट बनाएं तो एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आएगी। उस लाइन का y इंटरसेप्ट लैम्डा नॉट एम होगा और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप -a होगा। और ये कांस्टेंट a इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पर डिपेंड करता है, जैसे चार्जेस हैं उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल 1,1 टाइप जैसे NaCl, या 2,1 टाइप जैसे कैल्शियम क्लोराइड, या 2,2 टाइप जैसे मैग्नीशियम सल्फेट। सेम टाइप वालों का A वैल्यू सेम होता है, समझ गया। इस पर एग्जाम्पल 2.6 बेस करता है। KCl सॉल्यूशंस का डेटा दिया है 298 केल्विन पर, कॉन्सेंट्रेशन 0.000198 m पर, लैम्डा m है 148.61। 0.000309 m पर 148.29 और 0.000521 पर वैल्यू 147.81 है। और जब कॉन्सेंट्रेशन 0.000989 है तब लैम्डा m 147.09 है। इस डेटा का प्लॉट बनाना है। जब इन वैल्यूज का स्क्वायर रूट लेकर प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलती है। इंटरसेप्ट चेक करने पर लैम्डा नॉट m की वैल्यू प्योरली 150.0 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स निकल आती है और स्लोप निकालने पर कांस्टेंट a इवैल्यूएट होता है एज 87.46। सही, बिल्कुल। चलिए यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं, सेकेंड क्विक रिकैप और निमोनिक के लिए। द ऑडियंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक कंडक्टेंस को इजीली याद रखने की ट्रिक है NNSCT। N मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा N मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट और उसकी विस्कोसिटी, S से साइज ऑफ आयंस और उनका सॉल्वेशन, C से कॉन्सेंट्रेशन और T से टेम्परेचर। और वो डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, डाइल्यूट करने पर कैपा गिरती है
क्योंकि आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं बट मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि टोटल वॉल्यूम बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। परफेक्ट। अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर चलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की स्ट्रेट लाइन आती है, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे एसिटिक एसिड का ग्राफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर सडनली स्टीपली इंक्रीज होने लगता है। हाँ, वो प्रैक्टिकली ऊपर शूट कर जाता है। इसलिए उनको स्ट्रेट लाइन की तरह एक्स्ट्रापोलेट करके जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर लैम्डा नॉट एम नहीं निकाला जा सकता। वहां कोलरॉश लॉ एंट्री मारता है। कोलरॉश ने ऑब्जर्व किया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में कुछ यूनिक पैटर्न था। लाइक क्या पैटर्न? उन्होंने नोटिस किया कि Kx और NaX की लैम्डा नॉट m वैल्यूज का डिफरेंस हमेशा लगभग 23.4 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आता है, चाहे X क्लोराइड हो या ब्रोमाइड। और ऐसे ही NaBr और NaCl का डिफरेंस हमेशा एग्जैक्टली 1.8 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स था। ओह, मतलब हर आयन इंडिविजुअली अपना इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अदर आयन। प्रिसाइसली, इसीलिए इस रूल को कोलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस कहते हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके इंडिविजुअल एनायन और कैटायन के कॉन्ट्रीब्यूशंस का सम होता है। फॉर्मूला फॉर्म में लैम्डा नॉट m इक्वल्स v प्लस इंटू लैम्डा नॉट प्लस प्लस v माइनस इंटू लैम्डा नॉट माइनस। यहाँ स्मॉल लैम्डा नॉट इंडिविजुअल आयन्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और v प्लस v माइनस नंबर ऑफ आयन्स हैं। चलिए अब टेबल 2.4 का डेटा डंप क्लियर करते हैं, क्योंकि इससे बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मैं कैटायंस बोलता हूँ, आप एनायंस बताओ। डन। कैटायंस H प्लस का सबसे ज्यादा है 349.6, Na प्लस का 50.1, K प्लस का 73.5, कैल्शियम आयन Ca2 प्लस इज 119.0 और मैग्नीशियम आयन Mg2 प्लस का 116.0। अब एनायंस OH माइनस का 199.1, Cl माइनस का 76.3, Br माइनस का 78.1, एसिटेट आयन CH3COO माइनस का वैल्यू 40.9 है और सल्फेट आयन SO42 माइनस की वैल्यू 160.0 है। कोई भी वैल्यू स्किप नहीं की हमने। और इस लॉ से हम स्पेसिफिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे अल्फा बोलते हैं। उसका फॉर्मूला सिंपली है अल्फा इक्वल्स लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट m। और अगर अल्फा मिल जाए तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka का फॉर्मूला लगाते हैं। Ka इक्वल्स C इंटू अल्फा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। चलिए अब लास्ट के 3 ब्लॉकबस्टर एग्जांपल्स 2.7, 2.8 और 2.9 को स्टेप बाय स्टेप फोड़ते हैं। एग्जांपल 2.7 में CaCl2 और MgSO4 का लैम्डा नॉट m कैलकुलेट करना है, सिंपली टेबल वैल्यूज यूज करके। बहुत सिंपल है। CaCl2 के लिए कैल्शियम का वैल्यू है 119.0 और 2 क्लोराइड आयन्स है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 76.3। ऐड करेंगे तो 119 प्लस 152.6 टोटल आता है 271.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और MgSO4 के लिए दोनों एक एक हैं। मैग्नीशियम का 106.0 और सल्फेट का 160.0। दोनों को सीधा जोड़ा तो आ गया 266 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एग्जाम्पल 2.8 बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से वीक का निकालना है। जी। वैल्यू दी है NaCl की 126.4, HCl की 425.9 और NaAC यानी सोडियम एसिटेट की 90.0। इनका यूज करके HAC यानी एसिटिक एसिड का लैम्डा नॉट m निकालना है। ये तो अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह है। HAC के लिए हमें H और AC चाहिए, तो HCl और NaAC की वैल्यूज को प्लस कर देंगे और जो फोकट के आयन्स हैं यानी Na और Cl उनकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब इक्वेशन बनेगी लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट NaAC माइनस लैम्डा नॉट NaCl। एग्जैक्टली। वैल्यूज पुट करते हैं 425.9 प्लस 90.0 माइनस 126.4 और फाइनल कैलकुलेशंस करके डायरेक्ट आंसर निकल आता है 390.5 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सुपर्ब। और आज का फाइनल सम एग्जाम्पल 2.9।
एसेटिक एसिड सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 0.001028 मोल पर लीटर है। उसकी गिवन कंडक्टिविटी कापा है 4.95 इंटू 10⁻⁻5। हमें उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka निकालना है। इसमें 3 क्लियर स्टेप्स लगते हैं। स्टेप 1, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m निकालो। फॉर्मूला kappa इंटू 1000 डिवाइडेड बाय c। तो 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.001028। इससे लैम्डा m आता है 48.15 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। राइट। स्टेप 2, अब अल्फा निकालना है। पिछले एग्जाम्पल से HAC का लैम्डा नॉट m हमने 390.5 निकाला था। तो अल्फा इक्वल्स लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट m, यानी 48.15 डिवाइडेड बाय 390.5, जिससे एग्जैक्टली अल्फा आता है 0.1233। स्टेप 3, अब ये अल्फा की वैल्यू Ka के फॉर्मूला में रखनी है। K इक्वल्स C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो C है 0.001028। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1233 के स्क्वायर से और डिवाइड करेंगे 1 माइनस 0.1233 से। और मैथमेटिक्स का जादू चलने के बाद फाइनल प्रैक्टिकली मैथमेटिकली साउंड आंसर आता है 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। और इस तरह हमने एक भी नंबर नहीं छोड़ा, है ना। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट वैसे तो स्टार्टिंग में अजीब लगते हैं, बट लॉजिकली कितने ब्यूटीफुली कनेक्ट होते हैं आपने देखा। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, यहाँ हम अपने डीप डाइव के एंड पर आ गए हैं। पर जाने से पहले एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट सुनिए। जरा प्रैक्टिकली सोचिए, अगर कंडक्टिंग पॉलीमर्स का इन्वेंशन नहीं हुआ होता, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो क्या आज हमारे पास इतने एडवांस्ड पेपर थिन बेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते? नेचर और केमिस्ट्री का ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कितना गहरा और इनविजिबल है ना। वाकई ये थॉट तो प्रोवोक करता है कि फ्यूचर डिस्कवरीज कैसी दिखेंगी। ऑडियंस कृपया कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि आप आगे किस तरह के चेंजेस चाहते हैं हमारे शोज में, और इस बारे में अपना ओपिनियन भी बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नीट यूट्यूब चैनल के अगले डीप डाइव सेशन में।